आप सभी को नमस्कार। द साइकोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारी शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की 5th क्लास है। ये सभी क्वेश्चंस हमारी आगामी परीक्षाओं जैसे कि एसटेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस आदि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रभावकारी शिक्षण फलन है स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का, उचित कक्षानुशासन का, नियमित अध्ययन का, कक्षा में अविलंब नियमित रूप से आना। तो प्रभावकारी शिक्षण फलन है वो होता हमारा स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा। तो छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो होता हमारा मातृभाषा। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्री के अध्ययन से क्या लाभ है? ज्ञान में व्यापकता आती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, आनंद प्राप्त होता है, निर्णय शक्ति का विकास होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के बारे में। संदर्भ पुस्तक क्या है? संदर्भ पुस्तक का अर्थ है तथ्यों की किताब जैसे कि एक शब्दकोश या एक विश्वकोश जिसे आप विशेष जानकारी खोजने के लिए देखते हैं, वो है हमारी संदर्भ पुस्तक। और एक संदर्भ पुस्तक को कुछ उद्देश्य प्रदान करने के लिए इसकी व्यवस्था और उपचार द्वारा डिजाइन किया गया है। संदर्भ पुस्तकों की कुछ विशेषताएं हैं, उनमें शामिल की गई जानकारी बड़ी संख्या में स्रोतों से एकत्रित की जाती है और यह जानकारी और तथ्यों की एक विविधता है और सूचना व्यवस्था ऐसी है कि इसे आसानी से और जल्दी से याद किया जा सकता है और यह व्यवस्था के कुछ तरीकों का पालन करता है, उदाहरण के तौर पे वर्णमाला, क्रोनोलॉजिकल या अन्य तरीके। और उनमें केवल विषयों के ओवरव्यू शामिल है, शायद ही कभी उन्हें गहराई से लिखा होता है और वे आमतौर पर तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनमें आमतौर केवल पुस्तकालय में उपयोग के लिए रखा जाता है। और एक संदर्भ पुस्तक जो होती है उसमें जानकारी इतनी व्यवस्थित है कि कोई भी आसानी से अपनी वांछित जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो ये होती है हमारी संदर्भ पुस्तक व अन्य पाठ्य सामग्री। तो संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से जो लाभ होता है वो हमारा ज्ञान में व्यापकता आती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, ज्ञान में व्यापकता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? निरंतर गद्य रणनीति, निर्णय तालिका, एल्गोरिदम और संवेषण रणनीति। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संप्रेषण के बारे में। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया है। ये होती है हमारी संप्रेषण। संप्रेषण मीन्स कम्युनिकेशन, संचार। और संप्रेषण हेतु संदेश का होना आवश्यक है और संप्रेषण में पहला पक्ष प्रेषक मीन्स की जो संदेश भेजने वाला होता है वो, और दूसरा पक्ष होता है प्रेषणी मीन्स की जिसे संदेश प्राप्त होता है। और संप्रेषण उसी समय पूर्ण होता है जब संदेश मिल जाता है और उसकी स्वीकृति या प्रत्युत्तर दिया जाता है। ये होता हमारा संप्रेषण, कम्युनिकेशन, संचार। तो गणित शिक्षण के लिए संप्रेषण रणनीति, जो संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है वो होती है हमारी एल्गोरिदम। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, एल्गोरिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण है आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, मानसिक मंदता, कुसुमायोजन, ये सभी। तो छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का जो प्रमुख कारण होता है वो होता हमारा ये सभी। मीन्स की आवश्यकताओं की पूर्ति न होना और मानसिक मंदता, कुसुमायोजन। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है प्रधानाचार्य द्वारा,
उसके साथियों द्वारा, उसके छात्रों द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा। तो जो एक टीचर होता है उसकी योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार, उसके बिहेवियर का जो सही से मूल्यांकन किया जा सकता है वो किया जा सकता है उसके छात्रों द्वारा, मीन्स की उसके स्टूडेंट्स द्वारा। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, उसके छात्रों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था बौद्धिक कौशल का विकास, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान, मानव मूल्यों का संप्रेक्षण, व्यावसायिक शिक्षा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं औपचारिक शिक्षा के बारे में। नियमित शिक्षा प्रक्रिया को औपचारिक शिक्षा कहते हैं और इस प्रक्रिया में छात्र छात्रा को नियमित रूप से शिक्षा संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने जाना होता है और अध्यापक भी नियमित रूप से छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं। तो ये होती है हमारी औपचारिक शिक्षा। तो प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का जो स्वरूप था वो था धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? प्राइमरी स्कूलों के लिए है, मिडिल स्कूलों के लिए है, सेकेंडरी स्कूलों के लिए है, सभी स्कूलों के लिए है। तो सबसे पहले हम बात कर ले तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को संक्षिप्त में ओबीबी कहते हैं। इसकी स्थापना 1986 से 87 में सातवीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत की गई थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना था और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में दी जाने वाली सामग्री निम्नलिखित है। फर्स्ट है मुद्रित, अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम PMOST। और गैर मुद्रित है पहेलियां, खेल खिलौने, चार्ट, मॉडल, ब्लैक बोर्ड, कुर्सी, मेज, चटाई, पुस्तकें, गणित किट आदि। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं। तो स्कूल में 2 कमरा तथा 2 शिक्षकों का होना जरूरी है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में, जिसमें एक महिला हो, और ताजा हवा और खुला वातावरण। और स्कूल में उचित साधन का होना जरूरी है और स्कूल में 2 शौचालय का होना जरूरी है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अकॉर्डिंग, जिसमें एक लड़कों के लिए हो और दूसरा हो लड़कियों के लिए। तो ये है हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम जिसके लिए है वो है हमारे प्राइमरी स्कूलों के लिए है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, प्राइमरी स्कूलों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिक दी जाती है? नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश, छात्रों का योजनाबद्ध विकास, प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन, सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। तो स्कूल अनुशासन में जिसे प्राथमिक दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है वो है हमारा सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है होना इच्छित व्यवहारों का पुनर्वलन, नियमों का कड़ाई से पालन, स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श, स्कूलों को शोर मुक्त करना। तो आधुनिक अनुशासन का जो मौलिक दर्शन होता है वो है हमारा स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? उसकी निष्पक्षता, उसका रोब, उसकी समय की पाबंदी, उसकी अनुशासन प्रियता। तो टीचर के जिस गुण को, शिक्षक के जिस गुण को छात्र स्टूडेंट जो सबसे अधिक पसंद करते हैं वो होता है उसकी निष्पक्षता। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसकी निष्पक्षता। मीन्स कि वो उसके जो भी स्टूडेंट होते हैं टीचर के उसमें भेदभाव नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं कदापि नहीं सुनेंगे, सदैव सुनेंगे, सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे, तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। तो टीचर के रूप में हम छात्रों की निजी समस्याएं सदैव सुनेंगे।
तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, सदैव सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? पुस्तकालय, सजा हुआ ड्राइंग रूम, टेलीविजन, ये सभी। तो अध्यापक बनने के बाद, टीचर बनने के बाद हमारे विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर जिस वस्तु का होना जरूरी है वो होता है पुस्तकालय। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुस्तकालय मीन्स की लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, छात्रों का सतत मूल्यांकन, अध्यापकों का उच्च वेतन। तो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो आवश्यक होता है वो है हमारा छात्रों में सतत मूल्यांकन। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, छात्रों का सतत मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति विश्वास पैदा करना है, लगाव पैदा करना है, आस्था पैदा करना है, अनुराग पैदा करना है। तो अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति अनुराग पैदा करना है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुराग पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में बच्चों को पहले से पता न हो, वह बच्चों को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। तो कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में हम जिस बात का ध्यान रखेंगे वो है हमारा वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में बच्चों को पहले से पता न हो, वह बच्चों को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। तो कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में हम जिस बात का ध्यान रखेंगे वो है हमारा वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छात्रों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उसके साथ माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उसके साथ माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? काम में लगन, धर्मानुराग, श्रम का महत्व, आत्मविश्वास। तो छात्रों में जिसका विकास आपकी दृष्टि, जो हमारी दृष्टि में छात्र मीन्स की जो स्टूडेंट होते हैं उनका डेवलपमेंट जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है हमारा आत्मविश्वास। मीन्स की छात्रों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, आत्मविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? थॉमसन, रविंद्रनाथ टैगोर, मैकाले, कोठारी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, थॉमसन। थॉमसन वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग है?
उनका पर्यायवाची शब्द बताना, उनको वाक्य में प्रयोग करके बताना, उनका विलोम शब्द बताना, ये सभी। तो कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का जो व्यवहारिक ढंग होता है वो होता है ये सभी। मीन्स कि उनका पर्यायवाची शब्द बताना, उनको वाक्य में प्रयोग करके बताना और उनका विलोम शब्द बताना। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है, विद्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है और प्रकाश का स्रोत है। तो ऋग्वेद जो है हमारे 4 वेद हैं, उनमें सबसे पुराना जो वेद है वो है हमारा ऋग्वेद। और ऋग्वेद में शिक्षा के महत्व पर बहुत ही जोर दिया गया है। तो ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सभ्य समाज का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वरन उसको समृद्ध भी बनाती है, लोकरंजक भी बनाती है, आध्यात्मिक भी बनाती है, परिभाषित भी करती है। तो शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वरन उसको समृद्ध भी बनाती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, समृद्ध भी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को ज्ञान का सागर बनाना था, अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना था, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था, सत्य का साक्षात्कार कराना था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक शिक्षा के बारे में। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी। आज जिसे विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है और उसकी पृष्ठभूमि में गांधी की बुनियादी यानी कि बेसिक शिक्षा ही तो थी। और इस बुनियादी प्रशिक्षण और प्राथमिक स्तर की शिक्षा के 2 स्तर थे। स्कूली बच्चे कक्षा में 1 से ही तकली से सूत काटते थे और रुई से पोनी बनाते थे और सूत की गुड़िया बनाकर या तो खादी भंडारों को देते थे या बैठने के आसन, रुमाल, चादर आदि बनाते थे। ये थी हमारी बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा। तो गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? करेन हॉर्नी, थ्रोंडाइक, फ्रोबेल, सिगमंड फ्रायड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मनोविश्लेषण विचारधारा के बारे में। मनोविश्लेषण साइकोएनालिसिस ऑस्ट्रेलिया के मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड द्वारा विकसित कुछ मनोवैज्ञानिक विचारों उपायों का समुच्चय है, जिसमें कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी योगदान दिया। मनोविश्लेषण मुख्यतः मानव के मानसिक क्रियाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन से संबंधित है, किंतु इसे समाज के ऊपर भी लागू किया जा सकता है। और मनोविश्लेषण के 3 उपाय हैं। यह मस्तिष्क की परीक्षा की विधि प्रदान करता है, यह व्यवहार से संबंधित सिद्धांतों का क्रमबद्ध समूह प्रदान करता है तथा यह मनोवैज्ञानिक या भावात्मक रोगों की चिकित्सा के लिए उपयोग सुझाता है। और मनोरोगी से बातचीत करने के जरिए उसका उपचार करने की विधि और एक बौद्धिक अनुशासन के रूप में मनोविश्लेषण की स्थापना सिगमंड फ्रायड ने की थी। और समाज विज्ञान के कई अनुशासनों पर मनोविश्लेषण का गहरा असर है। स्त्री अध्ययन, सिनेमा अध्ययन और साहित्य अध्ययन ने मनोविश्लेषण के सिद्धांत का इस्तेमाल करके अपने शास्त्र में कई बारीकियों का समावेश किया है। नारीवाद की तो एक शाखा ही मनोविश्लेषकी नारीवाद के नाम से जानी जाती है। और फ्रायड का विचार था कि मनुष्य के अवचेतन को अलग अलग हिस्सों में बांटकर उसे सही तरीके से समझा जा सकता है। जिस तरह प्रयोगशाला में किसी रसायन का विश्लेषण किया जाता है, अवचेतन का सिद्धांत इसी मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य को अपने मस्तिष्क के एक हिस्से का खुद ही पता नहीं होता और उसकी अभिव्यक्ति उसके सपनों, बोलते बोलते जबान फिसल जाने और अन्य शारीरिक बीमारियों के रूप में होती है। 1880 के दशक में वियना के एक चिकित्सक
जोसेफ ब्रेउअर के साथ मिलकर फ्रायड ने बर्था पेप्पेनहाइम नामक एक महिला की हिस्ट्रिया उन्माद इलाज किया था। और मनोविज्ञान के इतिहास में बर्था को उसके छद्म नामक अन्नाओं के रूप में जाना जाता है। और जल्द ही हिस्टीरिया में सेक्सुअलिटी की भूमिका के सवाल पर फ्रायड के ब्रेउअर से मतभेद हो गए थे। और फ्रायड को यकीन था कि मानसिक सदमे की प्रकृति काफी कुछ सेक्सुअल हो सकती है। और इसी तरह के अन्य मरीजों का उपचार करने के दौरान हासिल किए गए उनके निष्कर्षों का प्रकाशन 1895 में स्टडीज इन हिस्ट्रिया के रूप में सामने आया। और फ्रायड ने हिस्ट्रिया की व्याख्या एक ऐसे दिमागी सदमे के रूप में की थी जिसे रोगी दबाता रहता है और मनोविश्लेषण द्वारा रोगी को उसके सदमे की याद दिलाई जाती है। और फ्रायड के बाद मनोविश्लेषण के सिद्धांत का आगे विकास करने का श्रेय जॉक लका को जाता है। तो ये हमारी मनोविश्लेषण विचारधारा और मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक जिन्हें माना जाता है वो है हमारे सिगमंड फ्रायड। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है, कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है, ये सभी। तो शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करने से मीन्स कि डिफरेंट टाइप की जो शिक्षण विधियां होती हैं शिक्षण में प्रयोग करने से जो होता है वो हमारा ये सभी मीन्स कि छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है और छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है और कक्षा की पढ़ाई रोचक होती है, इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।